तो अब तक हमने इस चैप्टर में देखो फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने कर लिया, रिलेशन यू और वी में चेक कर लिया। हमने पोटेंशियल देख लिया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, रिंग एंड स्फीयर। फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वो भी हमने कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट हमने देखा था पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये हमको अब देखना। ठीक है, तो ये ऊपर के 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके बाद इक्विक पोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q1, उससे R1 डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है। यहाँ पर हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो ये N पॉइंट चार्जेस हैं और इनकी P पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं। हमें P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे। जैसे अभी इस केस में हम लिखेंगे के Q1 अपॉन R1 एंड के Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये सपोज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। सपोज हमें ओरिजिन पर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सपोज वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस located at 2m comma 0m and value of this charge be 1 microcoulomb. Let another point charge be minus 4 microcoulomb and coordinate of this point be let 3 meter comma 4 meter and let another point charge be let it be plus 2 microcoulomb and coordinate of this point charge be 0 meter comma minus let 2 meter. Okay, so potential, electrostatic potential at origin, electrostatic potential at origin। ठीक है, मैं अभी आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, आप ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना। एक बार एक कोशिश करके देखो, सिंपली तुम्हें ऐड करना है पोटेंशियल को। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे ओरिजिन पर, तो इट विल बी इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3। ओके, सो 1 प्लस 2 और माइनस, ठीक है। देखें, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ना आप, तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ठीक।
तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं K मीन्स 9 × 10⁻⁹ एंड Q1 कितना था हमारे पास 1 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 अपॉन इसका था पोजीशन 2 पर। ओके, फिर -4 वाला 9 × 10⁻⁻6 4 माइक्रोकुलम, उसका नेगेटिव हमने आगे सब्सटीट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 × 10⁻⁹ इंटू ये कितना था हमारे पास 2 माइक्रोकुलम 2 पर रखा हुआ है। इतना जूल पर कुलम। ओके, इसमें से हम चाहें तो 9 × 10⁻⁹ और इंटू 10⁻⁻6 कॉमन ले लेते हैं। ये यहाँ पर होगा 1/2 रिमेनिंग -4/5 प्लस 2/2 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 9 × 10⁻3, एलसीएम आ जाएगा 10, 5 - 8 प्लस 10, तो ये हो जाता हमारे पास 9 × 10⁻2, क्योंकि नीचे वाले 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 7। तो ये हो जाएगा 63 × 10⁻2 या 6.3 × 10⁻3 जूल पर कुलम। चेक करें आपका आंसर यही है क्या? राइट है। क्लियर है? राइट है तो आर लिखें। ओके, चलो आगे चलते कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक हो गया अपने पास। तो सिंपल सी बात थी, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना था तो सिंपली ऐड कर दें, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, देखो हमें ये तो पता है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हों आर डिस्टेंस पर, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन आर। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझको याद आया बाद में, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मान लो 2 पॉइंट चार्जेस हों Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर हों, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है इट इज K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इनकी जगह अगर स्फेयर होते, ठीक है, तो अब इनमें क्या होता अगर ये कंडक्टिंग होते, कंडक्टिंग स्फेयर्स, यहां पर थे हमारे पास पॉइंट चार्जेस। अब मान लो इनके ऊपर लाइक चार्जेस है, मान लो प्लस है, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को, जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि ये रिपेल करेंगे। ये मान लो नॉर्मल कंडीशन में होते ऐसे, अगर इनको आइसोलेटेड रखोगे, मतलब इनके पास कोई दूसरा पॉइंट चार्ज या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा लाइक चार्ज आ जाए, तो रिपल्शन की वजह से चार्ज जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस दूर रहना चाहता है। तो अब जो चार्ज का देखो, इन स्फीयर का सेंटर तो ये है, ठीक है, स्फीयर का सेंटर तो ये बना है डॉट से, ठीक है। लेकिन ये जो अब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना चार्जेस का, तो चार्जेस का सेंटर ना खिसक जाएगा पीछे। तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर नहीं रहेगी, आर से बड़ी हो जाएगी, आर डैश इज ग्रेटर देन आर। तो पक्की बात है, जो ये फोर्स है ना, जैसे यहाँ पर अगर ये Q1 चार्ज और यहाँ पर Q2 चार्ज होते, ये जो फोर्स है यहाँ पर एफ डैश जो आएगा,
इट इज़ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब आर क्योंकि बड़ा है तो पक्की बात है एफ डैश जो है इट विल बी लेस देन एफ। जो अगर पॉइंट चार्जेस की वजह से होता, मतलब दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे होते, अगर स्फेयर रख देते हो तो स्फेयर में चार्जेस फैल जाएंगे दूर दूर दूर, है ना। अगर अनलाइक चार्जेस हो तो क्या होगा, जैसे ये प्लस है और ये नेगेटिव है, दोनों स्फेयर हैं, आर डिस्टेंस पर हैं, इस पे Q1 चार्ज और इस पे माइनस Q2 चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट अनलाइक चार्जेस, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन पास में खिसक जाएगा। तो अब जो इनके बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस है वो आर से कम हो जाएगी, ये हो जाएगी अब, और ये डिस्टेंस आर डैश, एंड आर डैश इज लेस देन आर। तो इनके बीच में जो फोर्स है एफ डबल डैश, इट विल बी ग्रेटर देन एफ, क्योंकि जो फोर्स होता है वो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर कम कर दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, आर बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो हम अपनी कहानी पे यहाँ चल रहे थे, ठीक है। तो देखें, दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती, लेकिन अगर दो से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हों, एग्जांपल के लिए सपोज अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस। देखें, एक है मेरे पास Q1, एक है Q2 और एक है Q3। अभी मैं मान रहा हूँ कि ये तीनों किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। सपोज ये डिस्टेंस है R12, ये डिस्टेंस है R23, ये डिस्टेंस है सपोज 1 3, ठीक है। अब देखो क्या है कि तुम्हें हर एक इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करना है। जैसे 1 की 2 के साथ इंटरेक्शन ले लो, प्लस 1 की 3 के साथ इंटरेक्शन ले लो। अब 2 की 1 के साथ ऑलरेडी हो चुकी है तो 2 की 3 के साथ ले लो, 2 की होगी सारी इंटरेक्शन। 3 की 1 के साथ हो चुकी है, 3 की 2 के साथ हो चुकी है। तो ये अब तीन टर्म तुम्हें यूज करने होंगे, जैसे के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। तो तुम्हें हर एक इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे सपोज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं। हम्म, ये रखा हुआ है 0 मीटर कॉमा 3 मीटर, और सपोज एक रखा है हमारे पास 1 मीटर, नहीं, हम इसको रखते हैं चलो ठीक है रख लेते हैं। चलो पूरा सॉल्व करना होगा तो फिर हमें यहाँ चलो हम रख लेते हैं 4 मीटर कॉमा 0 मीटर पर एक पॉइंट चार्ज, और एक पॉइंट चार्ज रख लेते हैं हम 0 मीटर कॉमा -3 मीटर पर, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज है सपोज हमारे पास 1 माइक्रोकुलम का,
ये है सपोज -1 माइक्रोकुलम और सपोज ये है 3 माइक्रोकुलम। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें। पहले मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा टाइम, सोचें और सॉल्व करें, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलें, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखें, हमें यहाँ पे सारी इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व करनी है। 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 2 की 1 हो चुकी है, 2 की 3 के साथ, ठीक है, और 3 की दोनों के साथ हो चुकी है इंट्रैक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 देखिए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इट इज़ 5 मीटर, है ना, क्योंकि ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है। तो ये जो हो जाएगी इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वही बात यहाँ के लिए भी होगी, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 हो जाएगी। तो पहले 1 और 2 को हम देख लेते हैं। के Q1 मीन्स 10⁻⁻6 और ये -1 माइक्रोकुलम अपॉन डिस्टेंस 5। फिर हम लेते हैं +1 3 की, 1 और 3 की, तो K 10⁻⁻6 और ये 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 6 और 3 और 2 की, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी -10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो, इसमें से कॉमन क्या क्या आ जाएगा हमारे पास। इसमें से देखो, ऊपर 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 10⁻⁻12 है, तो के मतलब 9 × 10⁻9 × 10⁻12 कॉमन ले लेंगे, 1/5 ये नेगेटिव का आएगा, प्लस 3/6 ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, -1/5, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 9 × 10⁻³ देखो, -1/5 -1/5 -2/5 और प्लस ये 1/2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻³ एलसीएम 10 आ जाएगा, -4 + 5 ये हो जाएगा, देखो 9 × 10⁻⁻4 और इंटू 1 इतना जूल, मतलब 9 × 10⁻⁻4 जूल, इतनी इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। चेक करें, राइट, रॉन्ग या क्लियर या डाउट, जो भी है बताएं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम। तुम्हारे कोर्स में ना 4 पॉइंट चार्जेस तक के सिस्टम हैं। तो एक और हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। तो देखें, मान लें हमारे पास कोई स्क्वायर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q1, एक पॉइंट चार्ज Q2, यहाँ पर रखा हुआ सपोज Q3, यहाँ पे सपोज रखा हुआ Q4। ये सभी एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, इसका जो डायगोनल की लेंथ होती है ना,
वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए रूट टू। ठीक। अब हमको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले की सेकंड के साथ इंटरेक्शन प्लस फर्स्ट की थ्री के साथ पोटेंशियल एनर्जी और फर्स्ट की फोर्थ के साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो वन की सबसे इंटरेक्शन होगी वन की टू के साथ, वन की थ्री के साथ, वन की फोर के साथ। अब टू की वन के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, अब टू की थ्री के साथ और टू की फोर के साथ। ठीक है। अब देखिए, थ्री की वन के साथ हो चुकी है, थ्री की टू के साथ हो चुकी है, अब थ्री की फोर के साथ, फोर की वन के साथ ऑलरेडी हो गई, फोर की टू के साथ भी होगी इंटरेक्शन, फोर की थ्री के साथ। तो ये टोटल 6 टर्म्स आएंगे हमारे पास, है ना। तो ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए, वन और टू के बीच की डिस्टेंस, प्लस वन और थ्री के बीच की डिस्टेंस देखो ए रूट टू है, तो के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन ए रूट थ्री प्लस टू की थ्री के साथ इंटरेक्शन, उन्हें वन की फोर के साथ, तो के क्यू वन क्यू फोर अपॉन ए, फिर टू और थ्री के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन ए, क्यू टू और क्यू फोर का इंटरेक्शन प्लस के क्यू टू क्यू फोर अपॉन, देखो इनके बीच की डिस्टेंस है ए रूट टू, फिर लास्ट में थ्री और फोर के बीच की इंटरेक्शन प्लस के क्यू थ्री क्यू फोर अपॉन ए। तो जो भी वैल्यूज है हम फिर इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें, सीधी लाइन में सपोज हमारे पास पॉइंट 4 पॉइंट चार्जेस है, एक हमने स्क्वायर ले लिया, ये हमारे पास है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हमने इस पे 4 पॉइंट चार्जेस रख लिए। सपोज स्क्वायर के साइड्स वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, ये हम, चलो इसको प्लस और इसको माइनस कर लेते हैं, या इसको माइनस रहने देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं। सपोज क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रोकुलम। ठीक है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, चेक करो और ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। देखें, हमने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखें, हम क्या करेंगे, ए की बी के साथ इंटरेक्शन देखेंगे, ए की सी के साथ, ए की डी के साथ, प्लस बी और ए हो चुका है, नाउ बी सी एंड बी डी। ठीक है। सी का ए के साथ इंटरेक्शन हो चुका है, सी का बी के साथ हो चुका है, सी का डी के साथ, डी का देखो ए के साथ हो रहा है, डी का बी के साथ भी हो चुका है इंटरेक्शन और बी का सी के साथ भी। तो ये 6 टर्म्स बनेंगे हमारे पास। तो फर्स्ट के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर और नेगेटिव का अपॉन, इसका साइड हम ए मान लेते हैं, ए हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके। और डायगनल ए रूट टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एंड सी, इट इज़ माइनस के, माइनस इसलिए क्योंकि एक प्लस का क्यू है और एक माइनस का क्यू है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, ए रूट टू। ठीक है। ए एंड डी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ओके। अब बी एंड सी, बी और सी नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ओके। उसके बाद बी एंड डी प्लस, देखो ये भी नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू। ओके। सी एंड डी, ये भी प्लस के
क्यू स्क्वायर अपॉन ए। और सारा कैंसिल हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। तो टोटल तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई सिस्टम की 0 जूल। चेक करो, देखो। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन और, हम एक तरह का और क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में। जो हमारे पास अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, इसमें हमारे पास एक स्क्वायर था ए बी सी डी, इसकी साइड थी 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ना। इस पे जो चार्जेस थे प्लस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। अब देखो, और यहाँ पर हमने क्यू को ले लिया था 1 माइक्रोकुलम। देखो मैं क्या करता हूँ, ये सी वाले चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी पे ले गया, तो वर्क डन इन bringing minus q from vertex C to infinity। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, आपने अप्रोच लगा ली होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो, हमको पता है कि जो वर्क डन होता है ना, इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल। देखो इनिशियल, जब ये भाई फाइनल कब है, जब इसमें से फाइनल ये तुम्हारे पास जो जब ये रखा हुआ है तब ये इनिशियल है। फाइनल में क्या होगा तुम्हारे पास सीन में? फाइनल में सिर्फ 3 पॉइंट चार्जेस होंगे, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, क्योंकि इसको हम निकाल चुके हैं। तो ये फाइनल है। तो फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस थ्री सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। तो देखो, फाइनल तुम्हारे पास हो जाएगी के क्यू ए क्यू बी अपॉन ए प्लस के क्यू ए क्यू डी अपॉन ए एंड प्लस के क्यू बी क्यू डी अपॉन ए रूट टू। ठीक है, हमने तीनों इंटरेक्शन ले ली क्या? ए की बी के साथ, ए की डी के साथ, प्लस बी की ए के साथ हो चुकी है और बी की डी के साथ, है ना। तो 3 टर्म्स आएंगे तुम्हारे पास। और माइनस इनिशियल हम निकाल चुके हैं। देखो, जब ये सिस्टम था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी? 0। तो -0। ठीक है, तो हमारा आंसर ये जो फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा। इसमें देखें के क्यू ए और क्यू बी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और क्यू ए एंड क्यू डी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू। ठीक है, इसमें से हम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1 अपॉन रूट टू। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा करने में जो वर्क डन हमको करना होगा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, -1 और -1 मिलके -2 हो जाएंगे, -2 प्लस 1 अपॉन रूट टू। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। एलसीएम √2 ले लेते हैं, -2√2 प्लस 1। ये हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ से ऊपर आ जाता है 10 ऊपर आ जाएगा अपॉन √2, 2√2 प्लस 1 इतना जूल, या एक स्टेप और लिख देते हैं 9 बाय √2
इंटू 10⁻⁻11 -2√2 + 1। अब कई बार तुमको ऑप्शन में ना, हम क्या करते हैं जनरली, नीचे अगर फ्रैक्शन में रूट रूट हो तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 9/2 √2 इंटू √2 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻11, और यहाँ पर √2 इंटू √2 तो -4 प्लस √2, तो ये हमारे पास, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4.5। इसको हम चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, चलो इसको लिख देंगे 4.5 इंटू 10⁻⁻11 -4 प्लस 1.41, ठीक है। तो 1.41 में 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 952, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, है ना। तो 4.5 इंटू -2.59 इंटू 10⁻⁻11। ये वैसे तो आंसर यहीं पर आ गया है आपका ना, आंसर यहीं पे आ चुका है, लेकिन अगर और आगे सॉल्व करना चाहें तो जनरली हम इसको फिर ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या अप्रोच सही लगाई थी, और चेक करो, कोई डाउट हो तो बताओ। मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया मैंने, अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो भी वर्क डन है वो उसकी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। जैसे अभी मैं वहाँ से चार्ज पार्टिकल को ले गया था बाहर, है ना, ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन कि कोई स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके वर्टिसेस पर, जैसे इसके वर्टिसेस हैं 1 A B C और D, यहाँ पे रखा है क्यू चार्ज, यहाँ पे रखा है क्यू चार्ज, और सपोज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू चार्ज, ठीक है। अब इसका सेंटर यहाँ पर है कहीं पे, ओहो, स्क्वायर के सेंटर पर हम कोई -Q चार्ज इन्फिनिटी से ला के रखना चाहते हैं, तो ऐसा करने में वर्क डन निकालो। तो देखो यहाँ पर भी तुम ऐसे करना, वर्क डन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल सीन में क्या होगा तुम्हारे पास, भाई इनिशियल में तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट चार्जेस है ना, इनिशियल सीन में हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट चार्जेस हैं ऐसे, लेकिन फाइनल पिक्चर में हमारे पास ऐसे 4 पॉइंट चार्जेस हैं। तो बस सिंपली क्या करो कि फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और इनिशियल के निकालो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें वर्क डन मिल जाएगा। तो इस तरह का तुम कर लेना ना, इसको मैं अभी होमवर्क में दे देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना आप। एक क्वेश्चन और देखें, देखें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकुलम और एक -2 माइक्रोकुलम। इनिशियली ये बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे मान लो। इसका मास है 10 ग्राम, इसका मास है 20 ग्राम, ठीक। ये Q1 है और ये Q2 है। अब ये क्या होगा, दोनों अपने अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल जी को भी जीरो मान लो, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, या वो हम निगलेक्ट कर देंगे ग्रेविटेशनल, निगलेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, या
चलो, लेकिन उसको अगर इन्वॉल्व करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको अभी अपन निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें दोनों तरह से बताऊंगा, निगलेक्ट ना भी करो और अगर करो तो, ठीक है। अब ये दोनों है ना एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए आएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से 10 मीटर अवे हों, उस वक्त दोनों की वेलोसिटी बताओ, ठीक है। हमको इसने ऐसा बोला, इन दोनों की इस वक्त वेलोसिटी बताओ। यहाँ पर है ना दो कंजर्वेशन लॉ को हमको यूज करना होगा। सबसे पहले हम देखो, इन दोनों के ऊपर फोर्स दोनों का म्यूचुअल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स न लगे उस वक्त दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो सिंस external force is zero in this case, so initial momentum will be equal to final momentum। इनिशियली दोनों रेस्ट पर थे तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। फाइनल देखो, अगर मैं कन्वेंशन ये मानूं एक्स और वाई के, तो m1 मास v1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा m1 v1 आई कैप, और दूसरे वाले का हो जाएगा m2 v2 माइनस आई कैप, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा कि इस सिस्टम का जो एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी, तो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब इन्फिनिटी पे थे उस वक्त की टोटल एनर्जी, और जब ये दोनों 10 मीटर की डिस्टेंस पर है उस वक्त की टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। जब ये दोनों बहुत दूर थे तब ये चल तो रहे नहीं थे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो थी। तो माइनस देखो, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन आर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है G m1 m2 अपॉन आर। तो इनिशियली थी, ठीक है। अब फाइनली क्या हुआ, ओ सॉरी, इन्फिनिटी पर है ना, तो इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो होंगे। अगर हम यू इन्फिनिटी और यू इन्फिनिटी जीरो मानते हैं ना, तो फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं माइनस G m1 m2 अपॉन 10, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं प्लस के Q1 Q2 अपॉन 10, और प्लस इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखें, जीरो इक्वल टू माइनस 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10 ग्राम, 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो इतना, और इंटू 20 ग्राम उसको केजी में कन्वर्ट करोगे अपॉन 10, प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, क्यों, एक प्लस का और एक नेगेटिव का। 9 इंटू 10⁻⁹, एक है 1 माइक्रोकुलम और एक है 2 माइक्रोकुलम का, अपॉन 10। एक की काइनेटिक एनर्जी हाफ, 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ, दूसरा है 20 ग्राम का और v2 स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। तो ये अब चक्कर क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना, ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो ये इसके सामने निगलेक्ट ही हम कर देंगे ना। तो तुम अगर देखो ये कितनी है, -6.67, और इंटू 2 कर सकते हैं, इंटू 2 इंटू, देखें ये माइनस का 11 और -6 17, और एक नीचे का -18, 10⁻⁻18, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ये लगभग निगलेक्टेड ही है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको निगलेक्ट मान लिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से करीब 10⁻39 टाइम्स छोटा होता है। तो इसलिए हम उसके जब
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सामने बिल्कुल निग्लेजिबल है ना। तो जैसे ये कितना हो जाएगा, -18 इंटू 10⁻⁻⁻12 -4, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10⁻⁻³ V1² -10 इंटू 10⁻³ V2², ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गया। एक इक्वेशन हमारे पास 1 है। 1 में हमारे पास क्या है, 10 इंटू 10⁻³ इंटू V1 आई कैप -20 इंटू 10⁻³ इंटू V2 आई कैप, ठीक है। अब इसमें से देखो आप, ये 10⁻² V1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² V2। अब अगर हमको V1 फाइंड आउट करना है तो जो V2 है इट इज़ हाफ ऑफ V1, ठीक है। 10⁻², 10⁻² कैंसिल आउट हो गए। तो अब हम V2 का ये वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 0 इक्वल टू -1.8 इंटू 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻³ V1² माइनस 10⁻² V1 का हम वैल्यू रख देते हैं, V2 का वैल्यू रख देते हैं V1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1.8 इंटू 10⁻³ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। 1.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, इस वाली टर्म में से हम V1² कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार पूरा टर्म लिख लेते हैं। 5 इंटू 10⁻³ V1² प्लस 10⁻² अपॉन 4 इंटू V1²। ओके, तो इसमें 1.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन ले लो V1² और 10⁻³ कॉमन ले लो। तो यहाँ बचता है तुम्हारे पास 5। यहाँ से तुम एक्चुअली में 10⁻³ कॉमन लेगे तो यहाँ बचेगा 10/4, ठीक है ना। इसका मतलब एक्चुअली में डिवाइड करना हो, तुम्हें अगर समझ में ना आए 10⁻⁻4 में से 10⁻³ कॉमन निकालना, तो एक्चुअली उससे डिवाइड करना हुआ। तो जब डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा तुम्हारे पास 10/4। इस तरह से मैंने वहाँ पर 10/4 रख दिया। अब ये हो गया 2 और ये हो गया 5, इसको उधर पहुँचा दो। 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन, अच्छा 10⁻³ और 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो गए। 1.8 इक्वल टू V1² और यहाँ पर 2 LCM आ जाएगा, 10 और 5 15। तो ये V1² इक्वल टू 1.8 इंटू 2/15। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 10 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 36 अपॉन 15 इंटू 150 और V1 इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। तो ये 6/√150 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड, ठीक है। चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं। ऐसे फिर V2 निकाल लेंगे, V2 इसका डबल है तो वो 12/√150 हो जाएगा। क्या 150 में से भी 5 बाहर आ सकता है? एक और थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, चेक करके बताना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप और ले सकते हैं। V1 इक्वल टू 6/√, ये कितना है 5 इंटू 2, ओके। तो ये हो जाएगा 6/5√6, ये हो जाएगा √6/5 मीटर पर सेकंड और V2 हो जाएगा 2√6/5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का भी यूज़ किया।
ओके, तो अब हमारे पास ये हो गया खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो सुनो, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस दूर जाओ, यहाँ पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा, के क्यू बाय आर। इससे दूसरी साइड में आओ आर डिस्टेंस पर। मैं मान रहा हूँ मैंने आर डिस्टेंस, आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस स्फीयर के हर पॉइंट पर अगर तुम चेक करोगे पोटेंशियल के क्यू बाय आर आएगा। तो एक देखो, हमारे पास एक सरफेस है स्फेरिकल शेप में, इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है। तो ऐसी सरफेस को हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो सरफेस which contain नहीं, इसको और थोड़ा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हाँ, सरफेस which contains points having same potential, same electrostatic potential, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट, देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या लिख दिया, देखो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो क्यों, वो भी बताता हूँ, रीजन के साथ बताएंगे ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी always perpendicular to the इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, या चलो इसको लिख देता हूँ पूरा नाम, कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको भी हम प्रूव करेंगे ऐसा क्यों होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कोई डायरेक्शन क्यों नहीं बना सकती है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस से, उसको भी चेक करेंगे। और दूसरी बात, एक पॉइंट और, वर्क डन in bringing a point charge from one point of equipotential surface to another point is zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी पॉइंट चार्ज को तुम्हें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो वर्क डन जीरो आएगा। मैं दोनों को देखो प्रूव कर देता हूँ। प्रूफ फर्स्ट का,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा क्यों? देखो ये मान लो कोई क्यू चार्ज है ना, इसकी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या अभी चलो क्यू चार्ज भूल जाओ, ये मान लो कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। मैं मान लूँ नहीं भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसके साथ कोई थीटा एंगल बना रही है, तो देखो इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा इधर हो जाएगा और ई साइन थीटा इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई क्यू चार्ज रखेंगे, मान लो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई क्यू चार्ज रखा है, तो उस पर फोर्स कितना लगने लगेगा, क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है। दो फोर्स लगेंगे एक्चुअली में, मैंने खाली निकाला टेंजेंशियल फोर्स, ठीक। अब देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या देखो अब इसको अगर सपोज मेरे को मूव कराना हो, मेरे को इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराना हो, अच्छा उससे पहले मैं ना दूसरा पॉइंट कर लेते हैं वेरीफाई, क्योंकि उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो मैं पहले आपको दूसरा पॉइंट प्रूव करके बता देता हूँ कि मैं अगर किसी पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो मैं क्यू चार्ज को ए से बी तक ले जा रहा हूँ, तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और ये क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल होता है, क्यू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। लेकिन हमने बोला ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है ना, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो। यही वजह है कि किसी भी पॉइंट चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते वक्त वर्क डन जीरो होता है, ओके। अब यहाँ पर हम मान लो इस क्यू को ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो हमको पता है कि वर्क डन जीरो होगा, ओके। अब वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो हमने जो टेंजेंशियल फोर्स लगाया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मान लो हमने डेल आर लिया, तो इट इज इक्वल टू जीरो। अब फोर्स है क्यू ई कॉस थीटा इंटू डेल आर इक्वल टू जीरो। अब देखो ना तो चार्ज जीरो है, चार्ज है वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, ओके, डिस्प्लेसमेंट भी लिया है, तो ये तो नॉन जीरो है, तो जीरो कौन है, सिर्फ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो ये दोनों बात हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो तुमने अभी तक क्या जाना, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज मेक 90 डिग्री विथ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर हम ऐसा ना माने तो एक्चुअली चार्ज को फिर मूव कराने में वर्क डन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। ये दोनों हमने प्रूव तो नहीं आएगा तुमको एनसीईआरटी में, खाली दो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना है ना। एक तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 मार्क की डेफिनेशन आती है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आज तक पूछनी, लेकिन फिर भी ध्यान रखोगे, ये पूछ सकता है 1 मार्क में, राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रूफ तो आएगा नहीं। अब देखो शेप ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा वो मैं भी बताऊंगा तुम्हें, लेकिन वो एक टॉपिक के बाद पता लगेगा, तो अभी अपन उसको यहाँ पे, ओके, तो इसलिए पहले वो टॉपिक पढ़ना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो शेप्स डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नंबर 1, एक शेप तुमको जो मिलेगा वो है स्फेरिकल,
स्फेरिकल शेप किस वजह से होता है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेप में मिल सकती है। जैसे एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे r1 डिस्टेंस पर के Q1 R1 वाला पोटेंशियल सरफेस मिलेगा, ठीक है। और इससे और दूसरी डिस्टेंस पे जाओगे तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी। एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ बन गई, इसको परफेक्ट स्फेयर बनना है, ठीक। ये भी स्फेयर है। तो ये मैंने डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस बना दी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसे 90 डिग्री पर हर सरफेस से। ऐसे इनफाइनाइट बना सकते हो तुम, जितनी चाहे उतनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, ठीक है। दूसरी लीनियर शेप में, तो सिलेंड्रिकल शेप में तुम देख सकते हो। सिलेंड्रिकल शेप में बनती है ड्यू टू लीनियर चार्ज। अब देखो, शेप तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मैं तो तुम्हें कुछ जनरल कॉमन के शेप्स बता रहा हूँ, है ना। बाकी शेप तो किसी भी साइज शेप में हो सकती है। तो एक, जैसे तुम अगर इनफाइनाइट ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुमने मान लो इनफाइनाइट कोई लीनियर चार्ज एक रॉड ले ली, जो मान लो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज है। तो इसके चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी ना, वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बन जाएंगे। जैसे एक सिलेंड्रिकल ये ले लिया हमने, ये, और दूसरा है, ये कोई तीसरा है। ऐसे ही जितने चाहो उतने बना सकते हो, इनफाइनाइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है, इनफाइनाइट चार्ज की वजह से परपेंडिकुलर टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटवर्ड होती है, ऐसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के साथ, ऐसे, ठीक है। एक और कॉमन शेप जो हमको देखने को मिलता है, प्लेन। इट इज ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बहुत बड़ी चार्ज शीट हो, या बड़ा सा स्फेयर ले लो, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सा स्फेयर हो, उसका छोटा सा टुकड़ा तुम देखोगे तो वो लगभग प्लेन दिखेगा, ठीक है ना। एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, शीट ले लो या प्लेट ले लो। जैसे इनफाइनाइट चार्ज शीट होंगी ना, मान लो हमने देखा था ना पिछले चैप्टर में, इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो प्लेन बन जाएगा। इक्वी डिस्टेंस प्लेन है ना, ये देखो इनके बीच की दूरी जो है ना वो बराबर है।
और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इस टाइप की होती हैं। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और तुम पाओगे इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम आएगी। ये डी, ये भी डी और ये भी डी। इसी पर बेस्ड, अच्छा अब तुम्हारे कोर्स में देखो, और एक और देखो, फोर ड्यू टू लाइक चार्जेस, एक मिनट, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। मैं तुम्हें इसका देखो ओवल शेप में बनती है, उसका बनने का कारण बता रहा हूँ। मैं मान लो ये नहीं होता पड़ोस वाला चार्ज, तो ये स्फेरिकल बनती। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल मान रहा हूँ कि मान लो इसको मैं ऑरेंज से दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो ऑरेंज की वजह से 2 वोल्ट है, यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, या जूल पर कुलम है। तो देखो ये दूसरा वाला हम ब्लू ले लेते हैं, ब्लू की वजह से मान लो यहाँ पर है 4 वोल्ट। अब देखो ये वाला जो एक तो मैंने पॉइंट लिया था ए और एक पॉइंट बी, अब ये ब्लू वाले की वजह से बी पर तो 4 तो नहीं रहेगी, तो इसका मतलब इस ये वाला जो पॉइंट है बी वाला, इसको थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा नज़दीक आए तो ऑरेंज की वजह से पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बना के बता रहा हूँ तुम्हें। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप ऐसा अंदर की तरफ थोड़ा ओवल शेप में निकला हुआ होता है, यूँ इधर से पास में होंगी और इधर से थोड़ा दूर जाएंगी, यूँ ऐसे यहाँ पर भी होगा, यूँ ऐसे होंगे कुछ। और ऐसे ये हो गया ड्यू टू लाइक चार्जेस। इसमें देखो कोई समस्या हो तो पूछो, मैं फिर इसके बाद अनलाइक चार्जेस की वजह से बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं तुम्हें फिर इसके बाद अनलाइक चार्जेस की वजह से, उसमें जो ये है ना वो क्लोजनेस, जो तुम्हारे पास ओवल शेप का ये जो बल्ज हिस्सा है वो बाहर की तरफ बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें अनलाइक चार्जेस की वजह से बताता हूँ। ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, मान लो एक प्लस है, प्लस को हम लोग ऑरेंज से दिखा देते हैं, और एक नेगेटिव है यहाँ पर। अब तुम एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो इसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो ऐसे स्फेरिकल होती। ठीक है, अब मान लो इस प्लस की वजह से इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट। ठीक, अब ब्लू वाले की वजह से यहां पर मान लो पोटेंशियल है -4 वोल्ट। ठीक, तो टोटल है -2 का। अब इधर का कोई पॉइंट देखें तो इस प्लस की वजह से यहाँ 2 वोल्ट, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो
-4 से कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल को कम करने के लिए इस पॉइंट को दूर खिसकना चाहिए। तो अब इसकी वजह से जो शेप होता है ना, वो ऐसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी बन जाएंगी वो, ऐसे। ठीक। और बीच में एक प्लेन बनेगी जहां पर दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल जीरो होगा। प्लेन सरफेस है ना, जहां पर ये जीरो पोटेंशियल वाला, जीरो वोल्टेज वाले बनेगा, ये वाला बीच में एक प्लेन। ठीक है। तो इस तरह से तुमको कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिपीट करता हूँ मैं एक बार, है ना, दोनों को रिपीट करता हूँ। दोनों को रिपीट कर रहा हूँ एक बार, सुनो। जैसे मान लो लाइक चार्जेस की बात करें, एक प्लस और एक प्लस। अगर ये वाला लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला नहीं होता तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होती। जैसे इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट का है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 6 वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी होगी टोटल, 8 वोल्ट। अब इस वाले राइट हैंड साइड वाले से अगर हम यहाँ के किसी पॉइंट पे बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड यानी इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ। ए की वजह से तो है 2 वोल्ट, लेकिन बी से ये डिस्टेंस बड़ी होगी ना, तो 6 वोल्ट तो नहीं रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो अब यहाँ हो गया 7 वोल्ट। तो अब यानी अब तुमको पोटेंशियल बढ़ाना है तो इस वाले अगर ए के थोड़ा नज़दीक ले आएंगे सरफेस को, पॉइंट को, इस पॉइंट को थोड़ा ए के नज़दीक लाएं तो 2 से इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। भाई ये जो ए वाला है उसके पास के पॉइंट पे पोटेंशियल बड़ा होता है। मान लो एक ऐसा पॉइंट लिया है जहाँ पर ए की वजह से पोटेंशियल 3 वोल्ट है और बी की वजह से 5, तो टोटल 8 वोल्ट हो जाएगा ना। तो इसका कहने का मतलब अब ये है कि इस केस में ना, जैसे ये वाला पॉइंट थोड़ा दूर और ये वाला इसके थोड़ा नज़दीक, और फिर यूं ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे यानी लेफ्ट हैंड वाले साइड चार्ज के पास में आ जाएंगे और राइट हैंड में थोड़ा दूर दूर खिसकेंगे, ऐसे ही। यही बात यहाँ पर भी सही होगी, ये यूं इस तरह का है ना। ये इसके राइट हैंड साइड में देखो नज़दीक में बनाया और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा दूर बना दिया, तो ऐसे ऐसे ओवल बनेंगे। देखो क्लियर है क्या बात, कि मैं नेगेटिव वाला भी समझाऊं, ये क्लियर हुआ, या फिर अभी नेगेटिव वाला भी समझा दूं साथ में एक और? देखो क्लियर, या एक बार और समझाऊं? ओके। अब देखो तुमको बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, उसके लिए देखो हमको है ना एक रिलेशन चाहिए होगा, वो पढ़ने के बाद या मैं क्वेश्चन यही बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल surfaces for a region in which direction of electric field is constant, डायरेक्शन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, बट its magnitude is decreasing। ये बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है। ये चाहता है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसकी डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो देखो इसको जानने के लिए ना हम एक आगे इसके बाद एक रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, -dV/dr। मैं अभी बता तुमको यहीं पे रहा हूँ इस रिजल्ट को, क्योंकि उसको पहले ये पढ़ा करके फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाना था, लेकिन मैंने बाई चांस पहले ये पढ़ा दिया। तो लेकिन अभी हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। देखो ये रिलेशन क्या है मैं समझाता हूँ।
जैसे मान लो कोई क्यू चार्ज है, उसके चार्ज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे दो पॉइंट है ए और बी। ए पर पोटेंशियल है वी ए और बी पर पोटेंशियल है वी बी, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है डी आर। तो ये जो डी वी है ना, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो होगी जहाँ पोटेंशियल कम हो रहा है। जैसे प्लस चार्ज है, इसके ए पॉइंट पे पोटेंशियल बड़ा होगा और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम इस रिलेशन का यूज़ करने वाले हैं। देखो, अब अगर मुझको देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बतानी हो, यूनिफॉर्म मतलब उसकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों यूनिफॉर्म है। तो उसके लिए मैं क्या बताता हूँ, बनाता हूँ किस टाइप की, प्लेन और इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर डिस्टेंस पर पैरेलल पैरेलल प्लेन्स बना दो इस तरह से। जैसे मैं इसको समझाता कैसे हूं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो हर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। मान लो इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है मान लो इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं 6 वोल्ट, इसका ले लेते हैं 2 वोल्ट, इसका ले लेते हैं -2 वोल्ट। देखो, हर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना का, 4 का। 4 4 से कम होता जा रहा है और बीच में डिस्टेंस बराबर है। तो तुम देखो यहाँ पर अगर ई कांस्टेंट हो, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से बताते तो ये कांस्टेंट होता, तो डी वी बाय डी आर ये कांस्टेंट हो गया। मतलब बराबर डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आना चाहिए। जैसे हर 10 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का आया, 4 4 का आया है ना। जैसे हमारे पास डी आर कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और डी वी कितना है हमारे पास, 4 वोल्ट, है ना। 4 वोल्ट से कम होता जा रहा है। तो ये मैंने बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए कैसे बनाएंगे। ये मान लो 10 वोल्ट की है और 4 वोल्ट का से पोटेंशियल डिफरेंस गिरा दूं तो ये हो जाएगी 6 वोल्ट। ये डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला 4 गिराओगे ना, वो 10 सेंटीमीटर नहीं, मान लो 15 सेंटीमीटर ले लो। तो अब तुम्हारे पास ये वाला जो है ना, 4 गिराओगे तो 2 वोल्ट यहाँ बनेगा। फिर अगला ले लो 15 की जगह 35 मीटर, तो -2 वोल्ट। देखो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो बनेगा प्लेन। देखो डायरेक्शन यूनिफॉर्म है तो बनना कैसा चाहिए, प्लेन टाइप की। और क्योंकि मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो डीवी सेम पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए, क्योंकि देखो ई है ना क्या होता जा रहा है, डिक्रीज, तो डीवी बाय डी आर डिक्रीज होते जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर डीवी बाय डी आर की वैल्यू कितनी है, 4/10, यहाँ पर कितनी है, 4/15, हो गया ना कम। यहाँ पे कितनी है, 4 बाय अच्छा यहाँ पर अपन 35। तो तुम देखो ये ई की वैल्यू तो है, ई कम होता जा रहा है ना। तो अगर तुमको ये बनाना, ये वैल्यू मत लिखना, बस खाली तुमको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो ना कि डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे प्लेन बनाना
और उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाना, अगले वाले की ओर, अगले वाले की ओर। तो इस तरह से देखो, डायरेक्शन मैंने सेम रखी लेकिन मैग्नीट्यूड को डिक्रीज होते हुए बता रहा हूँ। अब इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए, एक और क्वेश्चन बोर्ड ने दूसरी तरह से पूछा हुआ है कि डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। तब डायरेक्शन यूनिफॉर्म है तो कैसे बनेगा शेप इक्विपोटेंशियल सरफेस का? प्लेन बनेगा। ओके, तो मैंने प्लेन बना दिया। अब लेकिन क्या मैग्नीट्यूड बढ़ाता हुआ दिखाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फील्ड लाइन जो ये प्लेन है इनको पास पास में लाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब अगली डिस्टेंस को हमको कम करना होगा। अगला 4 का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 वोल्ट, और ये मान लो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब अगले वाले को और थोड़ा क्लोज बनाना पड़ेगा, मान लो -2 वोल्ट, और ये मान लो मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली तुमको एग्जाम में आ जाना तो ये वैल्यूज मत लिखना, तुम तो डायरेक्शन डायरेक्ट ऐसे बनाना। फिर जैसे ये एक बनाई, ये एक बनाई, फिर थोड़ा नज़दीक बना दो, फिर और नज़दीक बना दो, इस तरह का। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच जिसकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा हो। तो एक बार चेक करो, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ना? देखो समझ में आ गया है। ये मैंने दो क्वेश्चंस जो बोर्ड के बताए तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। ओके ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो रिलेशन हमने बताया ना, इक्वल टू -dv/dr, हमको वही रिलेशन ड्राइव करना है। ये जो रिलेशन था -dv/dr, अब हमको ये ड्राइव करना है, लेकिन आज हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो अगर तुमको कोई डाउट है पिछले किसी क्लास में, या तुमने कोई रीडिंग करी हो या क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। चलो ठीक है, मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ।